नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण एक समस्या जो आजकल युवाओं में घर कर रही है। वैसे तो वो समस्या पेट से संबंधित है और लेकिन उसके जो इफ़ेक्ट हैं या उसके लक्षण हैं वो बड़े अजीब से लक्षण हैं। बहुत सारे यूथ हमारे पास आते हैं। बहुत जगह देखा गया है कि एक तो तनाव में रहते हैं, एक उनको पूछे कि आपको तकलीफ़ क्या है, तो वो एक शब्द में डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि मेरे प्रॉब्लम है क्या आखिर। लेकिन अगर उसको बार बार पूछा जाए तो कहता है प्रॉब्लम। अब किसी को आंतों से संबंधित, किसी को कब्ज से संबंधित, किसी को डायरिया हो गया, किसी को खाना खाते ही दस्त लगता है, किसी को कई दिनों तक कब्ज रह जाती है, किसी को दर्द रहता है, किसी को दर्द नहीं रहता, किसी को सांस लेने में समस्या है, किसी पता नहीं कितनी तरीके की समस्या है। इसको ज़्यादातर अगर दिखाया जाए, पेट के लिए अगर चेक करवाया जाए तो आईबीएस की समस्या लगभग इसको बताया जाता है। आईबीएस हालांकि बड़ी आंत की समस्या है। आईबीएस इर्रेगुलर बाउल सिंड्रोम, हमारे बाउल सिस्टम को जो है वो इर्रेगुलर हो जाता है, या तो दस्त लगता है या कब्ज होती है, मतलब दोनों ही चीज़ें एक ही व्यक्ति को चलता है एक साथ। तो ये समस्या समझ में आने वाली होती नहीं है। और ये आम तौर पर मेरे पास जितने फ़ोन कॉल आते हैं या लोग आते हैं उनमें ये समस्या आम तौर पर देखी गई है। पेट संबंधी समस्या बहुत बार देखा गया है। वज़न कम हो जाता है, एकदम अचानक 5 किलो 10 किलो वज़न कम हो जाता है। किसी का 70 किलो था, 60 किलो हो गया, 55 किलो हो गया। अब वो उसके बाद में वो खाना भी सूंघ सूंघ के खाता है। एक मेंटली लेवल पर वो अपने आप को बड़ा कमज़ोर महसूस करता है। उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूँ, हालांकि कोई खास बीमारी नहीं, लेकिन बीमार हूँ, और बड़ी अजीब सी स्थिति आ जाती है। अब इन स्थितियों से निकलने के लिए क्या करें? मतलब किसी को बताए तो भी समझ में नहीं आए और ना बताए तो वैसे तकलीफ। तो इसमें मेरे पास जो कुछ ट्रीटमेंट के लिए आए तो मुझे ऐसे लगा, आम तौर पर आईबीएस में मेंटली अगर दिमाग से संबंधित अगर शांत किया जाए, क्योंकि ये दिमागी रूप से भी एक समस्या बन जाती है बाद में। एक बार तो कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई वज़न उठा लिया या कोई ऐसी एक्सरसाइज कर ली जिससे हमारा यहाँ का एरिया जो है डिसलोकेट हो गया, वो हो गया। उसके बाद में उसकी डिसलोकेशन उसके माइंड पर हावी होनी शुरू हो जाती है और फिर धीरे धीरे वो ठीक भी हो जाता है, तो भी उसका मन जो है वो ये कहता है तू बीमार है। आयुर्वेदिक डॉक्टर जो हैं आईबीएस में पंचकर्म में जो शिरोधारा होती है उसको प्रिस्क्राइब करते हैं और इससे रिजल्ट भी अच्छे देखे गए हैं। साथ में योग की अगर बात करें तो मुझे भी ऐसा लगा कि क्यों ना उसके मन पर जो है वो वार किया जाए। मन यानी मन को शांत करना, क्योंकि उसका मन भी उद्वेलित रहता है, कुछ ना कुछ दिमाग में उल्टा सीधा चलता रहता है। तो ये सब कोरिलेटेड चीज़ें हैं। अब इसके कंक्लूजन पर आएँ तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो पेट की समस्या है ये यहाँ की समस्या है। कुछ लोगों के मैंने देखा कि नाभि से 4 अंगुल ऊपर यहाँ धड़कन धड़कती है, यहाँ हाथ लगाते हैं। आप भी देखना अगर किसी को समस्या है। मुझे ऐसे लगता है कि 10 युवाओं में से 4 युवा को ये समस्या दिख रही है। तो यहाँ पर इस जगह हाथ लगाएंगे तब धक 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 यहाँ धड़कन महसूस होती है। यहाँ अगर धड़कन महसूस हो रही है तो इसका मतलब पेट में कोई ना कोई इरिटेशन है ज़रूर। इसको ठीक कैसे करें, ये अब मूल बात आती है। खान पान की बात करें तो देखिए, बील का रस जो है वो बहुत बढ़िया है। बील मार्केट में मिलता है, उसके ऊपर जो हार्ड होता है उसके अंदर का जो गुदा है उसको अगर आप चम्मच से खा सकें तो बहुत बढ़िया, वरना उसका जूस बना के पीजिए। दिन में एक बार कम से कम ये कीजिए, खाली पेट भी, और शाम को भी जूस पी सकते हैं। चीनी नहीं डालिए, अगर वो नेचुरल हो तो बहुत बढ़िया है। ये आंतों को साफ़ करता है, आंतों में ये इरिटेशंस जो हैं इनको शांत करेगा। बाकी आपका जो भी कोई ट्रीटमेंट चलता है तो वो चलाइए, लेकिन मैं एक मूल बात बता रहा हूँ जो योग से और पंचकर्म से, प्राकृतिक चिकित्सा से हम ठीक कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बीमारी है जो बीमारी नहीं है। इसके बारे में आज हमारी चर्चा है। उसके बाद में यहाँ जो एक खिंचाव सा महसूस होता है, एक धड़कन सी महसूस होती है। किसी को खाना खाने के बाद में हाथों हाथ, दोपहर वाले खाने के बाद में ब्लोटिंग हो जाती है, यहाँ पर गैस का गोला बन जाता है इस जगह, और यहाँ हाथ लगाए तो डकार आती है। ये क्या बीमारी है? ये अलग अलग टाइप की सब बीमारियों का एक कॉम्बिनेशन बन गया। तो फिर समझ में आया कि क्यों ना इसके लिए 2-3 आसन बनाए जाए। आसन बने हुए हैं, केवल उनको करवाया जाए। तो करवाने के लिए फिर हमारा जो अनुभव आया उसमें 3 आसनों का अनुभव बहुत अच्छा आया। एक तो सुप्त वज्रासन, दूसरा धनुरासन, तीसरा सेतुबंधासन। ये 3 आसन, हालांकि नाभि चक्र अगर नीचे खिसका हो उसके लिए तो लेग राइजेज और ये सब बहुत सारी, यानी उत्तान पादासन, अर्ध हलासन, ये बहुत सारे आसन हैं उसके लिए तो। लेकिन ये ऊपर वाला सिस्टम
बड़ा अजीब है। तो इसके लिए 3 आसन किए जा सकते हैं। उसके बाद में सीधा लेटकर आकार का नाद और सर्वोत्थान क्रिया, ये 5 चीज़ें ये करें और फिर उसके बाद में ओम का नाद, ये 5 चीज़ें और ओम का नाद, ये मैं आपको बता देता हूँ करना कैसे है। देखिए, ओम का नाद जो है वो तो मन को शांत करेगा। आप जितनी अधिक मात्रा में कर सके, पता सबको है, करता नहीं है, करना है 21 से 51 बार। 21 बार अगर आप इस प्रकार बैठे, ये मुद्रा तो देखिए वायु मुद्रा लगा लीजिए, चाहे ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। वैसे वायु मुद्रा ज़्यादा ठीक है, पेट की प्रॉब्लम है तो वायु मुद्रा, यानी ये अंगुली तर्जनी जो है अंगूठे की जड़ में लगाना, इस प्रकार ये 3 अंगुलियाँ सीधी रहेंगी। हाँ, ये हाथ यहाँ पर घुटने पर रहेंगे और ओम का नाद। डीप ब्रीदिंग, लंबा श्वास। डीप ब्रीदिंग, लंबा सांस भरना है। जिनको ये प्रॉब्लम होती है उनको ये समझ में भी नहीं आता ओम का जाप कैसे करूं, तो आप समझ लीजिएगा, लंबा सांस भरना है और ये लास्ट में मैं का जो नाद है इसको लंबा लेना है। इसको 21 बार, मिनिमम 21 बार करें, फिर 51 बार तक भी करेंगे तो अच्छा लाभ होगा, आपको मन शांत होगा। ये पहला। दूसरा, इसमें आसन है, जो दूसरा आसन हमें करना है सर्वोत्थान क्रिया। सर्वोत्थान में सर्व अंगों का उत्थान करना, खींचना, तानना। हमें सीधा लेटना है और हाथों को जैसे हम खड़े होकर ताड़ासन करते हैं वैसे लेटकर सर्वोत्थान करना है। सीधा लेटना है, दोनों पांवों के अंगूठों को मिलाना है, हाथों को ग्रिप करना है, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाना है, जमीन पर पूरा टच करना है, दोनों पैरों के अंगूठों को नीचे की ओर खींचना है, श्वास भरते हुए पूरा पंजों को नीचे खींचना, हाथों को ऊपर तानना। अब आपको महसूस करना है कि पैर के अंगूठे से लेकर एड़ी, पिंडलियां, घुटना, हिप्स, थाइज, कमर, नाभि, चेस्ट, कंधा, कोहनी और हमारी हथेलियां, ये पूरी तन रही है। और इस तनाव को ऐसे महसूस करना कि जैसे कोई नीचे पैर के पंजों को पकड़ के खींच रहा है और ऊपर हाथों को खींच रहा है। ये तनाव ही हमें हमारे उस पेट की हिस्से पर बहुत आनंद महसूस करवाएगा। ब्लड का सर्कुलेशन एक सीध में, एक लाइन में आएगा और हमें एक अच्छा सा फील जो है वो पेट में करवाएगा। इस समस्या में मूल बात ये नहीं है कि आप आसन कौन से कर रहे हैं, मूल बात ये है कि आप स्टे कितना कर रहे हैं। आपको रुकना पड़ेगा, स्टे करना पड़ेगा। किसी भी आसन को करते हैं किसी व्याधि के लिए तो उसको स्टे करने पे ही हमें लाभ मिलता है। तो इसमें स्टे कितना करना है, कोई बहुत जल्दी नहीं है। 24 घंटे भी आप कोई बहुत बढ़िया काम करने वाले नहीं है, टेंशन में ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा समय दे दीजिए अपने शरीर को, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। पुनः एक लंबी सांस भरेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे रिलैक्स करने के लिए, और पुनः करेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, नीचे पैरों को पकड़ के ऐसे लगे जैसे कोई खींच रहा है, ऊपर हाथों को कोई खींच रहा है, और पूरा तनाव देना। और श्वास छोड़ते हुए, ये मैंने थोड़ा कम टाइम किया है, आप इसको जितना लंबा खींच सके उतना लंबा इसको खींचना है। ये हमारी एक क्रिया हुई। नंबर 2 नंबर क्रिया है हमारा सेतु बंधासन। देखिए, सेतु बंधासन जो है ये बहुत शानदार इफेक्ट करता है हमारी इन ऊपर की आंतों को खींचने में। ये आते ही इसमें समस्या करती है। इन आंतों को खींचने के लिए सेतु बंधासन को हमें कम से कम आधे से 1 मिनट रुक कर रहना है। ये समस्या मैंने ज़्यादातर युवाओं में देखी है, बाकी इससे ऊपर की जो एज है उनमें भी, क्योंकि रेगुलर चली आएगी तो उनको बुढ़ापे तक भी परेशान करेगी। तो इस समस्या को अभी ख़त्म कर लीजिए, ज़्यादा लंबा इसको दीजिए मत, वरना ये आंतें जो है सेट हो जाएंगी। तो इनको सेट नहीं होने देना है। करना क्या है, दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 फीट का गैप, ये दोनों एड़ियों के बीच में, दोनों जो घुटने उनको कोशिश करें कि ये मिले,
नहीं मिल पाए तो जितना कर पाए उतना, ज़्यादा खोलना नहीं है, बस ये ध्यान रखना जितना पास हो पाए उतना पास करना। कमर को पूरा उठाना है। अगर आपसे इतने से ज़्यादा नहीं उठ रहा है तो आप नीचे ऐसे हाथ लगा लीजिए ऐसे, और हाथ की जो ये हथेली है इसके ऊपर कमर को टिका लीजिए ऐसे, और इसको टिका कर रखना है थोड़ी देर। अब ये यहाँ पर श्वास प्रक्रिया जो है वो एकदम आराम से नॉर्मल रहेगी। धीरे धीरे श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। इसको जितनी ज़्यादा देर कर पाए उतना इसका इफ़ेक्ट आपको पेट पर महसूस होना शुरू हो जाएगा। जितना और ऊपर उठा पाए उतना ऊपर उठाना है। ये उन लोगों के लिए है जो आज वाकई में मानसिक और शारीरिक रूप से तकलीफ़ में है। सेतु बंधासन इसमें दूसरा आसन है जो 3 बार कम से कम सुबह करना है, और उसके बाद सांस छोड़ते हुए डाउन 3 बार करना है। उसके बाद आपको लगे कि आप और भी कर सकते हैं तो 8-10 दिन की प्रैक्टिस के बाद आप इसको 5 बार या उससे ज़्यादा बार आपके अभ्यास के अनुसार आप बढ़ा सकते हैं। जितना बढ़ाएंगे आपको यहाँ पर फील जो है बहुत अच्छा फील होगा। यह आज मैं ये सारे आसन आपको फील के लिए बता रहा हूँ, आप खुद फील करेंगे कि वाकई में मुझे उसी जगह इफ़ेक्ट आया जहाँ पर मुझे तकलीफ़ थी। उसके बाद 3 नंबर क्रिया है वो है धनुरासन। जस्ट हमें उल्टा लेटना है। धनुरासन लगभग का किया होगा, लेकिन धनुरासन में मूल बात स्टे करने की है। हम लोग क्या करते हैं, धनुरासन किया छोड़ देते हैं। असली इफेक्ट इसका आधा मिनट 1 मिनट करने के बाद आता है। तो आप इसकी कोशिश ये करें कि आप इसको 1 मिनट तक रोकने का प्रयास करें, तभी आपके उस पर्टिकुलर पार्ट पर इसका खिंचाव आएगा। कैसे करना है देखिए, आमतौर पर लोग यहाँ से पकड़ते हैं। ये पकड़ने से आपका सही जो खिंचाव आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। यहाँ से कोशिश करें, ये जो हमारा एड़ी के ऊपर का एरिया है, एंकल से ऊपर पाँव में, तो पाँव का वो हिस्सा पकड़ना है और श्वास भरते हुए पहले पाँव को ऊपर उठाइएगा और फिर शरीर को, और धीरे धीरे श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। हल्का हल्का श्वास लेते रहना है, छोड़ते रहना है। और जितना जा पाए, कोई ज़रूरी नहीं कि हमें बहुत ऊपर जाना है। अगर आप यहाँ से उठते हुए अगर इतना भी उठा पाए बहुत है। बस बात वही आ गई कि यहाँ पर हमें स्टे करना है। यहाँ जितना स्टे कर पाएंगे उतना इसका रिज़ल्ट हमें ज़्यादा जल्दी मिलेगा, उतना लाभ मिलेगा, और हमारी आंतें जो हैं वो स्टेबल हो जाएंगी। अगर देखिए IBS की वाकई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो आप इन आसनों से थोड़ा सा अपने अच्छे योगाचार्य की देखरेख में करें, अकेले ना करें। और अगर सिंपल आपको लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन समझ में नहीं आ रही, तो आप इसको एक बार करके देख सकते हैं। 2 या 3 दिन करके देख लीजिए, उससे आपको रिज़ल्ट पता चल जाएगा। और अगर रिज़ल्ट आपका पॉजिटिव नहीं आ रहा तो एक बार बंद करके राय लेकर फिर करिएगा। श्वास भरते हुए पूरा उठाना है, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। धनुरासन को भी 3 बार शुरुआत में आप प्रैक्टिस करें 5-6 दिनों तक, फिर उसके बाद में आपको लगे कि आप और ज़्यादा कर सकते हैं तो फिर आप इसको और मात्रा बढ़ा सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा कमर दर्द है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, देखिए मस्कुलर पेन में ये तीनों आसन ही आप हल्का फुल्का कर सकते हैं। सुप्त वज्रासन का थोड़ा ध्यान रखिए, तकिया वकिया लगा लीजिएगा, बाकी दोनों आसन कर सकते हैं मस्कुलर पेन हो। अगर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो फिर आप डॉक्टर की राय के बिना नहीं करें। अगर स्लिप डिस्क है, स्लिप बल्ज है, ऐसी कोई समस्या है तो आप देखें। पेट संबंधी समस्याओं में यानी ऑपरेशन किया है, या कोई बहुत बड़ा जैसे हर्निया की कोई प्रॉब्लम है, या कोई आंतें कोई खिसकी हुई है, ऐसे लोग डॉक्टर की राय से करें। बाकी जो गंभीर प्रकृति के रोग, हार्ट का और BP का तो मैं बताते हूँ, उसमें तो स्टे करना ही नहीं चाहिए, वो स्टे नहीं करना। बाकी आप सिंपल रूप से महिलाएं, माताएं, बहनें जो हैं वो जो महीने की समस्या में उसमें नहीं करना, वो मंथली जो प्रॉब्लम है उसमें नहीं करना 4-5 दिन तक, फिर उसके बाद में करिए। बहुत सारी बहनों को भी ये समस्या आ गई आजकल, जो यूथ है ना, पतली सी हो जाती है एकदम, खा पी के मतलब कितना भी खा लो लगेगा नहीं, या दस्त हो जाएगा या कब्ज हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ समस्या। ये इरिटेशन बाउल वाली समस्या आजकल, मतलब इरिटेशन बाउल IBS संग्रहणी का रोग बहुत पहले बहुत कम लोगों को होता था, आजकल इसका क्राइटेरिया बढ़ा दिया। यानी
व्याधि आपको अलग ही है, लेकिन उसको जोड़ दिया आईबीएस से, उसको आईबीएस में ही ले लिया, लेकिन एक्चुअल में आप उसको ठीक कर सकते हैं। आईबीएस की प्रॉब्लम में थोड़ा सा हमें डॉक्टर की, वैद्य की राय से ही करना चाहिए, लेकिन आम तौर पर ये जो समस्या जो मैंने आपको लक्षण बताए, उन लक्षणों में आप ये सब चीज़ें जो है प्रयास कर सकते। अगला जो आसन है वो है वज्रासन में सुप्त वज्रासन। देखिए ये पाँव जो है इनको खोलना पड़ेगा दोनों तरफ। हो सकता है फर्स्ट डे आपसे ये नहीं खुले, धीरे धीरे ही खोलना। अगर पाँव को मिला के करेंगे तो कमर पे खिंचाव आएगा, तो कमर पे खिंचाव नहीं आना चाहिए। अगर आप ये पाँव नहीं खोल सकें तो यहाँ एक पिलो तकिया लगा लीजिए, तकिया लगाने से आपके कमर पे खिंचाव नहीं आएगा, तो वो ठीक रहेगा। बाकी जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाए, शरीर को एकदम ज़मीन पे टिका लीजिए, फिर कोहनियों को ज़मीन पे टिकाना। अब देखिएगा खिंचाव कहाँ आएगा, पैर के आगे नसों में आएगा। यहाँ पर ये नसें जो हैं ये हमारे पेट की नसों को खींचेगी। घुटने जितने नज़दीक होंगे उतना ज़्यादा इफेक्ट इसका रहेगा। कंधे को ज़मीन पे टिकाना, हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाना। अब जिनकी प्रैक्टिस हो जाती है उनको फिर ये खिंचाव ज़्यादा महसूस नहीं होता, तो फिर कमर के नीचे जो है वो आप एक तकिया लगा लीजिए, पिलो लगा लीजिए, उससे आपको यहाँ इस जगह खिंचाव ज़्यादा महसूस होगा। यहाँ अगर पिलो लगा लेंगे तो ये 3 आसन, एक सर्वोत्थान क्रिया और एक आकार का नाद, ये 5 चीज़ें, और ओम का नाद तो सामान्य है ही, वो तो करना ही है, तो 6 चीज़ें हो गई। ये अगर हम 6 क्रियाएं करते हैं तो हमारे पेट संबंधी समस्याओं में वाकई में लाभ मिलेगा। आपको ऐसा पसीना आ जाएगा, 3 बार करते ही पसीना आ जाएगा, आप देखना। श्वास नॉर्मल रखते हुए, कोहनियों को रखते हुए, हाथों को रखते हुए रिलैक्स करें। ये भी 3 बार कर सकते हैं। फिर उसके बाद में स्टे कितना करना है वो आपकी अपनी क्षमता है, जितना ज़्यादा स्टे करेंगे लाभ उतना ज़्यादा मिलेगा। ये हमारी 3 नंबर आसन, चौथी नंबर की क्रिया होगी। 5 नंबर की क्रिया जो है वो है आकार का नाद। आकार देखिए, ओम में 3 हिस्से हैं। जब ओम का नाद होता है, एक नाभि अ, उ और मैं, ये मस्तक में, आ, उ और मैं। तो अभी हमें आकार का नाद करना है, यानी समस्या यहाँ की है, तो वो नाद जो है, स्पंदन, वो यहाँ पर महसूस हो और यहाँ की तकलीफ को ठीक करे। इसके लिए आकार का नाद करना है। कैसे? आंखें बंद रहेंगी, लंबा श्वास भरेंगे और लंबा श्वास भर के आ की आवाज़ करते हुए, आ, मुंह खोल के और श्वासों को बाहर छोड़ते हुए आकार का नाद करना है। इससे यहाँ हमें वाइब्रेशन इसकी महसूस होगी। ये लगभग आपको 50 बार करना चाहिए। हाथों को आपस में रब कर लीजिए, आँखों के ऊपर लगाइए, धीरे धीरे आँखों को खोल लीजिए और उठकर बैठ जाइए। आकार का नाद करने के बाद में बैठ गए और बैठने के बाद पुनः 21 से 51 बार ओम का नाद, ये हमें ज़रूर करना है।
हाथों को आपस में रब करके आँखों के ऊपर लगाना है और धीरे धीरे आँखों को खोलना है। ये हमारा उन समस्याओं के लिए जो हमारी पेट के बारे में चर्चा हुई है, और अगर नियमित रूप से किया जाए तो मुझे ऐसे लगता है 5 से 6 दिनों में ही एक अच्छा सा फील जो है वो आना शुरू हो जाएगा। अभी भी कह रहा हूँ, स्टे करना बहुत ज़रूरी है। और जो बहुत गंभीर रोगी हैं या कोई अब उनकी स्थिति नहीं है, क्योंकि शरीर में कमज़ोरी भी इसमें बहुत भयंकर आती है। अगर शरीर में कमज़ोरी है, आपसे नहीं हो रहा, तो किसी योगाचार्य की देखरेख में ही करना। आपके आसपास बहुत योग सिखाने वाले हैं, उनकी देखरेख में सीखना करना, ये पहली बात है। क्योंकि ये रोग जो है अगर बैठ गया ना, तो फिर ज़िंदगी में निकलने वाला बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि ये माथे के ऊपर अटैक करता है और हमारा दिमाग अगर टेंशन में आ गया तो हम इस रोग को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इन दोनों चीज़ों को समझते हुए आप इस पैकेज को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। आपके जो भी साथी हैं जो इन समस्याओं से ग्रसित हैं, आप कोशिश करें कि उनको भी ठीक करें। आप खुद सीखें, अपने समाज को सिखाएं और अपने घर में, पार्क में, अपने आसपास एक माहौल बनाएं कि हम योग से कितनी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। आप सीखिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे या किसी और को आप कहीं भी कोई प्रमोट करें, आप अपने आप को भी प्रमोट करिए। आप सीखिए, बस सीख के समाज में सिखाइए। हम अपने आप ही प्रमोट हो जाएंगे। हमें खुद को अच्छा लगेगा कि आप हमसे सीखकर कुछ चीज़ें समाज में फैला रहे हैं, उसका कुछ लाभ, कुछ पुण्य वो हमारे तक भी पहुँचेगा। और इसी अपेक्षा के साथ कि आपका पुण्य हमें भी कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़े और आप अपने जीवन में सफलतम ऊंचाइयां प्राप्त करें, ये अपेक्षा और ये आशा हमेशा रहेगी। मेरे साथी नरेश जी के साथ मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूं इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।